के लिए पूर्व राजदूत योगेश गुप्ता जी जुड़े हैं। योगेश जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। और योगेश जी, मेरा सवाल आपसे यहाँ पर यही है कि जिस तरीके से ये मुलाकात हुई है और ये मुलाकात का जो समय था वो 40 मिनट निर्धारित था, लेकिन उसके बावजूद मुलाकात करीब करीब 1 घंटे के आसपास चली है। सर, किस तरीके से इस एक्स्ट्रा 20 मिनट को वैश्विक पटल के हिसाब से देखा जाए? क्या इस 20 मिनट को उस लिहाज से भी देखा जाए कि दोनों देश चाहते हैं कि जो तमाम दिक्कतें आ रही हैं उन दिक्कतों का हल निकाला जाए और जो बाधाएं हैं उन बाधाओं को दूर किया जाए? जी, आप बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, इस बैठक पे की जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी वो ये है कि ये एक बहुत ही क्रिटिकल टाइम पर हो रही है, जबकि अमेरिका जो है काफी मुल्कों पर अपने यूनिलैटरल टैरिफ्स जो है वो थोप रहा है और वो मुल्क उससे नाराज है। और दूसरी बात यह है कि अमेरिका और उसके एलाइज के जो बीच के संबंध हैं वो अधिकतर मुल्कों के साथ काफी स्ट्रेंड हो गए हैं। तो इसमें जो है चीन के लिए ये बहुत अच्छा मौका है कि भाई 25-26 जो है कंट्रीज इसमें बैठक में एससीओ की पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर आप डायलॉग पार्टनर्स वगैरह को मिला लें और उसमें से अंदाजन शायद 20 के हेड्स ऑफ स्टेट या गवर्नमेंट जो है वो वहां पर आए हैं तियानजिन में पार्टिसिपेट करने। तो ये चीन के लिए बहुत बड़ा मौका है, बहुत अच्छी बात है कि भाई इतनी बड़ी संख्या में जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज और नेबर्स जो है वो उनके यहाँ आए हैं इसमें भाग लेने के लिए। और भारत और चीन के लिए देखिए, ये जो कजान का समिट हुआ था अक्टूबर में पिछले साल, उसके बाद से जो है ये दूसरा मौका है जब प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच में ये मुलाकात हो रही है। जी। पिछली मुलाकात से काफी अच्छे परिणाम सामने आए थे और अब उम्मीद ये की जा रही है कि अब जैसे पता लगे कि इस बैठक में क्या डिस्कशंस हुए हैं, कि क्या कुछ नए स्टेप्स जो है दोनों मुल्कों ने लिए हैं, खास जी। तौर से इकोनॉमिक फील्ड में। क्योंकि बॉर्डर्स पर तो देखिए शांति है और बॉर्डर्स पर तो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स वगैरह का अलग से एक ट्रैक है, तो उस पर तो वो लोग ज्यादा चर्चा करते हैं क्योंकि वो निटी ग्रिटी वाला मामला है। लेकिन और जो पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस है, जैसे वो पिलग्रिमेजेस है कैलाश मानसरोवर की, या डायरेक्ट फ्लाइट्स का मसला है, या वीजा का मसला है, उसमें भी बहुत अच्छी प्रोग्रेस हुई है। तो इस बैठक की सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि भाई इकोनॉमिक साइड में जो है क्या कुछ हम कर सकते हैं कि दोनों मुल्क का जो है उसमें बढ़ावा मिले, ट्रेड में और इन्वेस्टमेंट में। तो इंडिया की उम्मीद यही थी कि भाई अगर हमें थोड़ा ज्यादा अच्छी मार्केट एक्सेस मिले, जैसे पिछले 6 महीनों में थोड़ा चीन ने कोशिश की है, हमारे एक्सपोर्ट्स 20% बढ़े हैं, कि और थोड़ा सा इसमें हम आगे कदम ले सके। इसी तरह से भारत ने भी जो है चाइना की इन्वेस्टमेंट्स को आने के लिए जो है वो ग्रीन सिग्नल दिया है, खास तौर से नॉन सेंसिटिव नॉन कोर एरियाज में। तो हम भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण जो है वो मुद्दा था। तो अब ये देखना पड़ेगा जब इसके रिजल्ट्स पता लगते हैं, दोनों तरफ के स्टेटमेंट्स आ जाते हैं, कि इसके ऊपर कुछ नई बातचीत, कुछ नया, कुछ डिसीशंस हुए हैं क्या। जी। दूसरी ओर योगेश जी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम बातों का जिक्र किया, जहां जो फैसले यहां पर लिए गए हैं उनको लेकर भी जिक्र किया कि किस तरीके से जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा रुकी हुई थी, यात्रा फिर से शुरू हुई है, और जो भारत चीन के बीच डायरेक्ट फ्लाइट जो बंद हो रखी थी वो फ्लाइटें फिर से शुरू हुई हैं। दूसरी ओर योगेश, ये भी कहा जा रहा था कि टेक्नोलॉजी एक्सचेंज को लेकर भी इस दौरान बातचीत हुई है। जी हाँ। तो ये मुद्दे देखिए, पीपल टू पीपल वाले जो जी। हैं, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि बहुत हिंदू लोगों में बहुत आस्था है कैलाश मानसरोवर में यात्रा करने की। इसी तरह से ये जो वीजा का मुद्दा है या फ्लाइट्स का मुद्दा है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि दोनों मुल्कों के बीच में बड़े मुल्क हैं, दोनों नेबर्स हैं। इस तरह की फ्लाइट्स जब तक नहीं होगी तब तक एक्सचेंजेस वगैरह उतना नहीं हो सकते। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा था। तो इसके ऊपर जो है अच्छी प्रोग्रेस हुई है। अब देखना ये है कि भाई दोनों मुल्क जो है ये प्रोटेक्शनिज्म और टैरिफ्स से सफर कर रहे हैं। और जिस तरह से राष्ट्रपति ट्रंप ने ये मुद्दे जो है उठाए हैं और यूनिलैटरल डिसीजंस लिए हैं,
उससे अमेरिका की छवि बहुत खराब हुई है। जैसे उनके पिछले एक एनएसए मिस्टर जेक सलिवन्स ने कल कहा कि जो अमेरिकन ब्रांड है वो आज उसकी चर्चा नहीं करते, आज अमेरिकन ब्रांड बहुत नीचे आ गया है और चाइना जो है उसको एक अमेरिका ने यूनिलैटरल विक्ट्री हैंड ओवर कर दी है और भारत को जो है वो चाइना की तरफ ज्यादा धकेल दिया है। तो इस तरह के जो स्टेप्स लिए हैं राष्ट्रपति ट्रम्प ने, उनके अच्छे परिणाम नहीं आएंगे। और उम्मीद अब ये है कि अमेरिका इसके बारे में देखे कि क्या हो रहा है और इसके बारे में अगर वो दोबारा विचार करें तो बेहतर होगा। जी योगेश जी, दूसरी ओर जिस तरीके से इस मुलाकात के भी कई सारे मायने जो है निकाले जा रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात पुतिन से भी होनी है चीन में ही, इस मुलाकात को आप किस तरीके से देख रहे हैं? आप जापान का दौरा की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, मैं अब बात कर रहा हूं योगेश जी पुतिन और मोदी की मुलाकात को लेकर। जिस तरीके से कल चीन में ही प्रधानमंत्री हाँ नरेंद्र मोदी हाँ, से जी जी पुतिन की जी जी, मुलाकात कल होनी वो है। होनी है तो देखिए भारत और रूस जो है वो हमारे बहुत पुराने संबंध है। जी मतलब आजादी से उसके बाद से जो है लगातार जो है हमारे संबंध बने हुए हैं और भारत की जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है उसमें रशिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। रशिया ने हमारे कई हैवी इंडस्ट्रीज जो है स्टील वगैरह जो है स्टील प्लांट और ये आयरन का प्रोसेसिंग और ये मेटल्स का, उसके अलावा सारे डिफेंस की इक्विपमेंट के, ये सब कई प्लांट्स हमारे सेटअप करने में बहुत मदद करी है। इसी तरह से जब पश्चिमी देशों ने हमें हथियार वगैरह और वेपन्स वगैरह देने से मना कर दिया तो रूस जो है हमारा एक लगातार पार्टनर रहा है। और इसके अलावा हमारा तजर्बा देखिए, दो बातें ये भी हैं कि रूस ने कभी कुछ ऐसा भारत के खिलाफ नहीं किया है। तो हमारे रिलेशन चाहे दुनिया के साथ कैसे हो रूस के, हमारे रिलेशन रूस के साथ बहुत अच्छे हैं। दूसरी बात यह है कि रूस जो है जब भी हमें कभी उनकी जरूरत पड़ी है, चाहे वो न्यूक्लियर सबमरीन का इशू हो या आज की तारीख में लेटेस्ट जनरेशन ऑफ बॉम्बर्स का इशू हो या फिर जिसे कहते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर्स या नेवल फ्रिगेट्स वगैरह का, जब भी हमने रूस से किसी चीज के लिए कहा है उन्होंने कभी मना नहीं किया है और हमेशा पूरी कोशिश करी है हमें सहायता देने की। और इसके अलावा देखिए एक बात जो ये पश्चिम देश के लोग नहीं समझते हैं कि हमारा जो ये रीजनल एनवायरनमेंट है साउथ एशिया का, साउथ वेस्ट एशिया का, गल्फ का, इस रीजन में देखिए हमारे कई मुल्कों से अच्छे संबंध नहीं है, जैसे पाकिस्तान वगैरह है। तो इसमें रूस की भूमिका बहुत अहम हो जाती है कि रूस जो है वो क्या किस तरह से देखता है। और ना ही हम ये चाहते हैं कि रूस जो है वो बिल्कुल चीन की तरफ चला जाए, ये उससे भी हमें जो है वो नुकसान होगा। तो इसलिए हमारे लिए रूस के साथ रिश्ते मेंटेन करना ये हमारी स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी है। जी और रूस के जो कई हथियार हैं जैसे S-400 वगैरह है या इनके जो बॉम्बर्स वगैरह है वो हमारे लिए बहुत निर्णायक सिद्ध हुए हैं। जैसे अभी लड़ाई पाकिस्तान के साथ हुई थी तो उसमें S-400 का एक बहुत ही मेजर रोल था, बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। जी तो अनफॉर्चुनेटली क्या है कि अमेरिका वगैरह इन बातों को समझने के लिए तैयार नहीं है और वो चाहते हैं कि भारत जो है एकदम से रूस को अबंडन कर दे, रूस के साथ रिश्ते खत्म कर दे, वो नहीं हो सकता। जी तो ये चीज जो है इन लोगों को समझनी पड़ेगी। जी योगेश जी, लेकिन दूसरी ओर पुतिन का एक बड़ा बयान भी सामने आया चीन पहुंचने के बाद। उन्होंने जो पश्चिमी देश हैं उनको लेकर कहा कि जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उन प्रतिबंधों से रूस की अर्थव्यवस्था मंदी के कागार पर पहुंच गई है। योगेश जी, क्या ऐसे में यह भी माना जाए कि पुतिन इस वजह से भी एससीओ पहुंचे हैं, तमाम नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं कि जो वहां पर यानी कि रूस के अंदर जो व्यापार के जितने भी आयाम हैं उन आयामों को छुआ जा सके और जो वहां पर ये कह सकते हैं कि व्यापार की संभावनाएं हैं उन संभावनाओं को भी तलाशा जा सके, एक बाजार के तौर पर जो है रूस का भी इस्तेमाल किया जा सके, ताकि जो एक मंदी की कगार पर अर्थव्यवस्था रूस की पहुंचने को है, जिसका जिक्र खुद पुतिन करते नजर आ रहे हैं, उससे वो पार पा सके। और इसी वजह से उन्होंने कच्चे तेल के दामों में 5% की छूट भी भारत को दी ताकि भारत जो है वो रूस से तेल खरीदता रहे लगातार। जी हाँ, देखिए इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी है और मैंने आपसे जैसे कहा कि जी भारत और रूस जो हैं एक लॉन्ग टर्म पार्टनर्स हैं। रूस तो कहता है कि भारत के साथ उनकी दोस्ती जो है एक प्रिविलेज्ड
स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। तो देखिए ये हमारे इंटरेस्ट में नहीं है, भारत के इंटरेस्ट में, कि रूस बहुत कमजोर हो जाए। तो इसलिए हम चाहेंगे। और दूसरी बात ये कि हमारा देखिए रूस के साथ जब हमने उनसे तेल वगैरह खरीदना शुरू किया तो हमारा ट्रेड डेफिसिट बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो हम चाहते हैं कि भाई रूस को जो भी कंज्यूमर आइटम्स या जो भी और चीजें उनकी जरूरत हो उसका एक हिस्सा जो है वो भारत से मिले। अभी तक वो चाइना वगैरह से ज्यादा ले रहे हैं। चाइना के तो देखिए बहुत बड़ी इकोनॉमी है। हम चाहते हैं कि रूस के साथ जो है वो भारत का ट्रेड जो है बढ़े, जिससे कि ये ट्रेड डेफिसिट को कम किया जा सके और रूस और भारत की जो कोऑपरेशन है उसको एक नया मतलब नए एलिमेंट्स उसमें जो है इकोनॉमिक साइड में ऐड हो। सिर्फ वो डिफेंस के क्षेत्र में नहीं, वो बल्कि इकोनॉमिक और ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में भी, टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन के क्षेत्र में भी हम आगे बढ़ सकें। जी बिल्कुल। योगेश जी, दूसरी ओर जिस तरीके से जापान का जिक्र थोड़ा किया जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले जापान गए, अब चीन, और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मुलाकात पुतिन से होनी है, यानी कि 3 देशों के साथ पीएम मोदी की मुलाकात कह सकते हैं, द्विपक्षीय वार्ता कह सकते हैं। क्या इसका इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा अमेरिका के ऊपर, योगेश जी? देखिए जो जापान का दौरा है मेरे ख्याल से वो बहुत ही अच्छा दौरा रहा है जी प्रधानमंत्री। जो एक नॉर्मल विजिट होता है उसके कंपैरिजन में ये जो जापान विजिट है इट हैज बीन हाईली सक्सेसफुल। उसके 3-4 कारण हैं। एक तो देखिए कितना टाइम जापान के जो प्रधानमंत्री है शिबा साहब उन्होंने हमारे पीएम के साथ बिताया। कई जगह वो उनके साथ गए, खास तौर से जब वो टोक्यो में थे या और बाहर कई जगह यात्रा करने के लिए गए, कंपनीज वगैरह की उसमें बुलेट ट्रेन में साथ गए। और उसके अलावा जो है जापान ने एक बहुत बड़े लेवल का इन्वेस्टमेंट $68 बिलियन अगले 10 सालों में उसमें मतलब करने का निर्णय किया है। ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। आज तक जो है चाइना ने भी पाकिस्तान में इतना इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। चाइना का टोटल इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में इस वक्त 25 बिलियन है सब मिलाकर अभी तक। तो जितना बड़ा इन्वेस्टमेंट जापान करने जा रहा है भारत में, उससे ये संकेत साफ है कि जापान भारत को एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभरता हुआ देखता है और उसको लगता है कि भारत उसके साथ और क्लोज आ सकता है। और दोनों मुल्क जो है, अगर भारत की इकोनॉमी स्ट्रेंथन होती है तो भारत जो है जापान को हर तरीके से मदद करने के लिए आगे आएगा, चाहे वो इकोनॉमिक साइड हो, ट्रेड इन्वेस्टमेंट इश्यूज हो या डिफेंस साइड हो। जी और अपना एक्सपीरियंस जो है वो जापान के साथ साझा करेगा। काफी चीजें हम मिलकर बना सकते हैं। डिफेंस कोऑपरेशन को जी एक नई प्रगति मिली है, नई मूवमेंट मिला है। इसके अलावा 50 लाख लोग जो है वो भारत से अगले 10 साल में जापान जो है लेने के लिए तैयार हुआ है। उसमें काफी जी स्किल्ड पर्सनल होंगे। तो ये भी एक हमारे लिए बहुत क्योंकि ये अमेरिका वगैरह जिस तरह का एटीट्यूड वो राष्ट्रपति ट्रम्प दिखा रहे हैं ग्रीन कार्ड्स और H1B वीजा के ऊपर, अब लगता है कि शायद वो नहीं चाहते कि हमारे लोग वहां पर ज्यादा आए। तो हम जी अपने लोगों को और जगह पर जहां उनकी बिल्कुल जरूरत है, योगेश जी, जैसे और यही जापान है, पहल जो है वो जर्मनी है। देखने को मिल रही है, और यही वजह शायद कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त भारत जो है इस वक्त करीब 40 देशों से संपर्क में है, लगातार बातचीत कर रहा है। जी फिलहाल योगेश जी बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इस पूरी बातचीत के ओके। लिए।